हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिविटी फ्रॉम फॉक्स सिटी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती के तहत हमें जो भी प्रकृति से चीज़ें मिलते हैं, फल फूल या कुछ भी, वो हमें प्रकृति में ही वापस देना चाहिए। जीवामृत का उपयोग कर हम बागवानी और खेती जीरो बजट बना सकते हैं। लागत ही कम कर दी जाए तो हमारे खेती का बजट बैलेंस हो सकता है। अगर आप जीरो बजट खेती या बागवानी करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। जीवामृत बनाने के लिए देसी गाय का गोबर, गौमूत्र, सड़ा हुआ काला गुड़ और बेसन या किसी भी दाल का आटा में माइक्रोब्स वाली मिट्टी या छाछ भी चल जाएगी। 1 एकड़ खेती के लिए अगर आपको जीवामृत बनाना है तो आपको 200 लीटर जीवामृत बनाना पड़ेगा। अपनी रिक्वायरमेंट्स के तहत 20 लीटर जीवामृत बनाने वाली हूँ। इसके लिए लगभग 1 किलो ताज़ा गोबर मैंने पानी में भिगो के रखा था। 20 लीटर की ये बकेट है तो मैं आधी बकेट पानी लूँगी, जो लगभग 10 लीटर होगा। स्लरी बनाने के लिए हमें ताज़ा गोबर लेकर उसे पानी में 2-3 घंटे तक भिगो के रखना चाहिए। पानी में अच्छे से घुल मिल जाने के बाद एक गाढ़ा सा लिक्विड तैयार हो जाता है, जिसे गोबर की स्लरी कहते हैं। 100 ग्राम बेसन या चने का आटा या किसी भी दाल का आटा चल जाएगा। बेसन और गुड़ दोनों ही माइक्रोब्स के लिए बेस्ट खाना रहता है। ये इनकी संख्या बढ़ाने में मददगार रहते हैं। गुड़ भी हमें 100 ग्राम की मात्रा में लेना है, जिसे पानी में भिगो के रखना है। वो भी काला और पुराना होना चाहिए। सड़ा हुआ गुड़ माइक्रोब्स का बेस्ट खाना रहता है। इससे माइक्रोब्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। 3 दिन तक अगर इसे पानी में भिगो कर रख देंगे तो ये इस तरह से लिक्विड बन जाएगा, बिल्कुल काले रंग का। गुड़ अगर अच्छे से क्रश कर डालोगे तो इसका लिक्विड जल्दी से बन जाएगा। ये पानी में अच्छे से घुल जाएगा। 3 दिन तक पानी में रखने के बाद ये अपने आप सड़ने लगता है। इसके अंदर छिपी हुई एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के कारण हमारे प्लांट्स में जो भी बैड बैक्टीरियाज लग जाते हैं तो उसका चांस काफ़ी कम हो जाता है। बेसन, गुड़, ये सारी चीज़ें अगर ख़राब भी हो गई हो तो कोई बात नहीं, ये अच्छे से काम करेगी। कोई भी वेस्ट चीज़ होगी तो भी चल जाएगी, क्योंकि जब भी फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उस वक्त ये गुड़ और बेसन पूरा सड़ने लगता है, ये ख़राब ही हो जाता है। जैसे ही हमारी गोबर की स्लरी रेडी हो जाएगी तो हम पानी के साथ उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। सबसे पहले ये देखना है कि स्लरी के अंदर कहीं गुठलियाँ ना बन रही हो। किसी भी लकड़ी की मदद से आप इसको हिला करके अच्छे से मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि गोबर जिस तरह से 2-3 घंटे तक मैंने पानी में भिगो के रखा था तो उसका ऊपर का लेयर थोड़ा सा काला पड़ चुका है और अंदर जो हरे रंग का गोबर है वो अच्छे से पानी के अंदर मिक्स हो चुका है। तो अच्छे से स्लरी हमारी बन के रेडी हो गई है। थोड़ी बहुत जो गुठलियाँ हैं वो बाद में डिज़ोल्व हो जाएगी अच्छे से। जिस तरह से लकड़ी से हम स्लरी को घुमाते रहेंगे तो अंदर का सारा मटेरियल डिज़ोल्व हो ही जाएगा। लकड़ी को घुमाते समय हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि लकड़ी एक ही दिशा में घुमानी चाहिए। गोबर के अंदर जो भी जीवाणु होते हैं वे माइक्रोब्स होते हैं, तो इसकी साइज़ एकदम माइक्रो होती है, वो आँखों से नहीं दिख पाते। तो ये लकड़ी अगर हम गलत तरीके से घुमाते रहेंगे तो हो सकता है कि उनका मरने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए हमें लकड़ी एक ही दिशा में घुमानी चाहिए ताकि हमारे जीवाणु बच सके, कोई नुकसान ना पहुँचे। हमने 10 लीटर पानी लिया है, उसके अंदर अब हमें स्लरी ऐड कर देंगे और जो भी छोटी मोटी गुठलियाँ अंदर ही बच चुकी है उसे अच्छे से लकड़ी से हिलाकर डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे। जीवामृत बनाने में ज़्यादा समय तो नहीं लगता, लेकिन पता नहीं क्यों आज भी किसानों को, कई लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि जीवामृत किस तरह से बनाया जाता है। ज़ीरो बजट खेती और बागवानी के लिए ये एकदम बेस्ट ऑप्शन है। चाहती हूँ ये वीडियो हर एक किसान देखे और बागवानी करने वाले लोग भी इसे देखें और जीरो बजट से अपनी बागवानी और खेती का अच्छे से ख्याल रखें और कोशिश करें कि प्रकृति से हमें जो भी मिल रहा है वो प्रकृति में ही चला जाए और किसी भी केमिकल का यूज़ हम किसी भी पेड़ पर या बागवानी में ना करें। इसके बाद हमने जो भी गुड़ का लिक्विड रेडी कर दिया है उसे हम ऐड कर देंगे। लिक्विड जब एक साथ मिल जाएंगे तो ये अच्छे से मिक्स होना बहुत ही ज़रूरी होता है। लोगों को गोबर बिल्कुल पसंद नहीं होता, इसलिए वो जीवामृत बनाना नहीं चाहते। तो उन लोगों के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, इस जीवामृत में बिल्कुल भी गंदी स्मेल नहीं आ रही है। खुद एक ओसीडी की पेशेंट हूँ और साथ में मुझे कीड़ों से फोबिया भी है। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मैं ये काम कर रही हूँ। इससे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, बस हमें अपनी सावधानी बरतनी चाहिए कि गोबर से बैड बैक्टीरियाज ऑलमोस्ट किल हो जाते हैं। गाय का गौमूत्र यूज़ करते समय हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि वो जितना पुराना हो उतना अच्छा है, और जिस गाय का गोबर हम यूज़ कर रहे हैं उसी गाय का गौमूत्र होना अच्छी बात रहती है। 20 लीटर के लिए लगभग मुझे 1 लीटर गौमूत्र चाहिए था, लेकिन मैं उसका रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पाई, तो मैंने इसके लिए गोबर की मात्रा मैंने 2 किलो कर दी।
ताकि जीवामृत बैलेंस रह सके। बार हर चीज़ मिक्स करने के बाद हमें लकड़ी से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना चाहिए। हम इसमें 100 ग्राम बेसन ऐड करने वाले हैं, तो इसका भी हमें अच्छा सा पेस्ट बनाना ज़रूरी होता है। पानी में डाल करके उसका अच्छे से पेस्ट बना लो कि जिसमें गांठें ना रहे और वो बाकी के लिक्विड में अच्छे से घुल मिल जाए। जितने भी लोग किचन में हर रोज़ काम करते हैं उन लोगों को तो पता ही होगा कि दाल के आटे में बहुत ही जल्दी कीड़े लग जाते हैं, ज़्यादा समय तक ये रह नहीं पाता। तो कारण ही यही है कि माइक्रोब्स के लिए ये बहुत ही अच्छा खाना रहता है और हमें माइक्रोब्स के लिए प्रॉपर खाना देना चाहिए, इसीलिए तो ये बढ़ेंगे और हमारी मिट्टी को अच्छे से भुरभुरी बनाएंगे। आपके पास बेसन का आटा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप गेहूँ या किसी भी ज्वार या किसी भी आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको क्वांटिटी का अच्छे से ध्यान रखना है, सही तरह से मिक्स हो जाए। लकड़ी का इस्तेमाल करके अच्छे से मिक्स कर दो। अब थोड़ा सा और पानी मिक्स कर देंगे हम, तो इसके अंदर की जितनी भी गुठलियाँ हैं वो धीरे धीरे से डिज़ोल्व होने लगेगी। बस ध्यान रहे लकड़ी हमेशा एक दिशा में ही घुमानी चाहिए। जब भी हम अपने पौधों में जीवामृत का इस्तेमाल करने लगते हैं तब से प्लांट के अंदर ह्यूमस बढ़ने लगता है। ह्यूमस बढ़ने के कारण कार्बन की संख्या बढ़ने लगती है और प्रॉपर कार्बन जितना हमारे पौधों के लिए ज़रूरी होता है वो उतना मिट्टी से लेने लगते हैं। मिट्टी हमेशा ह्यूमिक होनी ज़रूरी होती है, जिससे हमारे प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो अच्छे से ग्रो होने लगते हैं और नए रूट निकलने लगते हैं, जिससे मिट्टी के अंदर के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छे से सोक करने लगते हैं और इसका फ़ायदा हमारे प्लांट में हो जाता है, तो प्लांट अच्छे से फल फूल देने में मदद करता है। जीवामृत के अंदर जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो माइक्रोब्स मिट्टी के अंदर के बैड जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको नष्ट करने में काम आते हैं और गुड बैक्टीरियाज की ग्रोथ होने लगती है, जिससे मिट्टी भुरभुरी होने लगती है, जिससे रूट अच्छे से डेवलप होने लगते हैं और हमारा प्लांट मिट्टी के अंदर अपनी जगह अच्छे से बना पाता है। अगर हमने खट्टी छाछ 1 गिलास इसमें मिला दी तो ये जीवामृत जल्द से जल्द बन के रेडी हो जाएगा। अगर आप छाछ नहीं डालना चाहते तो बरगद या किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे की 100 ग्राम मिट्टी अगर हम इसमें मिला देंगे तो हमारी माइक्रोब्स की संख्या जल्द से जल्द बढ़ जाएगी। मेरे पास ये मिट्टी अवेलेबल नहीं हो पाई, हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ फैला हुआ है, इसीलिए मैंने वैकल्पिक तौर पे ये छाछ इसमें डाली है। इसके अंदर जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं वही काम ये मिट्टी के अंदर के माइक्रोब्स करते हैं। तो हमारा ये जीवामृत हमें किसी कपड़े या किसी ऐसे ढक्कन से ढकना चाहिए कि जिससे हवा पास हो सके। लगभग 10 से 15 दिन बाद हमारा जीवामृत रेडी हो जाएगा। जितना भी जीवामृत है उतना ही उसमें पानी मिलाकर हम अपने पौधों में दे सकते हैं। जहाँ सूरज की तेज़ किरणें ना आए और सीधी सी धूप ना आए, ऐसी जगह पे आप इसको स्टोर करना है और जगह ठंडी होनी चाहिए, इससे हमारा जीवामृत जल्दी बन के रेडी हो जाएगा। के रखना है, कपड़े से ढकेंगे तो और अच्छा रहेगा। मैंने अपने ढक्कन में थोड़े से छेद कर दिए हैं। बस 10 से 12 घंटे में एक बार इसे खोलना है और लकड़ी से अच्छे से मिक्स करना है, और वो भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी एक ही दिशा में आपको लकड़ी को घुमाना है। इससे अच्छा सा एरिनेशन हो जाएगा और हमारे माइक्रोब्स को ऑक्सीजन मिल जाएगा। ध्यान रहे बस इसे हमें धूप में नहीं रखना है, छायादार जगह पर ही स्टोर करना है। 10 दिन बाद मैं जीवामृत के रिजल्ट के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप अपना और अपने पौधों का अच्छे से ख्याल रखिए। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।